वेलकम बैक एवरीवन। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझ रहे थे, जिसमें कि पहला है आपका लेखाशास्त्र की अवधारणाएं, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लेखाशास्त्र की परंपराएं कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए भाई परंपराओं से मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर वन बाई वन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, और साथ में आज MCQs भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। लेखा विधि की प्रथाएं। देखिए, प्रथाएं कह लीजिए, हिंदी में परंपराएं या परिपाटियां, इन तीनों से एक ही मतलब है। इंग्लिश में इसके लिए कन्वेंशन ही शब्द यूज़ होता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। प्रथाएं, परंपराएं या परिपाटियां। ओके, तो चलिए, ये प्रथाएं हैं क्या? परंपराएं होती हैं लाइक पहले से कोई तरीका चलता आ रहा है, पहले से कोई परंपरा चलती आ रही है, और उसी परंपरा को या उस तरीके को हम फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो होता है परंपराएं। तो ये भी कोई विधान द्वारा निर्मित नहीं होती हैं। एक तरह से ये हमारा मार्गदर्शन करती हैं या पथ प्रदर्शन करती हैं कि भाई इस तरीके से काम होना चाहिए। ओके, तो देखिए, एक और बात मैं बता दूं, ये जो हमारी प्रथाएं हैं और इससे पहले जो हमने अवधारणाएं पढ़ी, ये किसका क्लासिफिकेशन था? ये था हमारे सिद्धांतों का, लेखाशास्त्र के सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन। इससे क्या पॉइंट निकल के आया? दैट मीन्स हमारे जो लेखाशास्त्र के सिद्धांत हैं वो अवधारणाओं और ये जो हमारी प्रथाएं हैं इनके थ्रू ही निकले हैं, यानी कि इन्हीं को ध्यान में रख के हमारी लेखाशास्त्र के सिद्धांत बने हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि ये जो प्रथाएं हैं वो लेखा विधि के सिद्धांतों की नींव है। ओके, आई होप आपको अवधारणा, प्रथाएं, इनका बेसिक मीनिंग समझ में आ गया है। चलिए हम एक एक प्रथा को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा रूढ़िवादिता की प्रथा। प्रथा, एक मिनट, अब आप कहोगे ये तो हमने अवधारणा में भी पढ़ा था रूढ़िवादिता। तो हाँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। देखिए, अवधारणाएं बहुत सारी हैं, लेकिन प्रथाओं में कुछ उससे कम पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रथाओं और अवधारणाओं दोनों में मिलेंगे, इनफैक्ट सिद्धांत में भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, मीनिंग भी यहाँ पे सेम है। लेकिन इन पे जब क्वेश्चन बनता है ना, तो कुछ इस टाइप से सेट होते हैं कि भाई इनमें 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगी कि भाई इनमें से पहचानिए कौन सी प्रथा नहीं है। तो फिर भी आपको प्रथाएं देखनी है, बेशक सिमिलर पॉइंट हैं, क्योंकि आप तभी वहाँ पर तय कर पाओगे कि भाई कौन सा हमने पढ़ा था, ये प्रथा का भी पार्ट है, ये अवधारणा का भी पार्ट है, और कौन सा उसमें नहीं इंक्लूड था। ठीक है, तभी आप आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए सिमिलर है पॉइंट, लेकिन ये प्रथाओं में भी आता है, इसलिए हम यहाँ भी डिस्कस करने वाले हैं इसको। चलिए फिर, रूढ़िवादिता की प्रथा के अनुसार ये पहले भी डिस्कस किया था कि भाई संभावित हानियों के लिए हम यहाँ पे प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले लाभ के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं लाइक डेटर्स पे आप प्रोविज़न करते हो, स्टॉक का मूल्यांकन आप लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर करते हैं, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को नहीं दर्शाना भी इसी प्रथा के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं हम, और जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दर्शाना भी इसी के अंदर आता है, गुप्त संचय का निर्माण करना भी इसी प्रथा के अंदर है, और लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान ना करना भी इसी प्रथा के अनुसार हम फॉलो करते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में सेट होने चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर जो हम फॉलो करते हैं चीज़, ये किस प्रथा के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अब देखिए लास्ट में लिख रहा है, इस प्रथा को अपनाने से व्यवसाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहती है, भविष्य में उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम हानि का, जो भविष्य में अगर कोई हानि होगी उसके लिए पहले से एक बैकअप प्लान के रूप में ये फॉलो करते हैं सारी चीज़ें, कि एक तरह से आप लेके चलते हो पहले से प्रोविज़न, या इतना हानि का अनुमान है उतना पहले से आपने डिडक्ट कर दिया और प्रॉफिट का हिस्सा बचा लिया, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हानियों की व्यवस्था हो जाती है, तो काफ़ी कुछ आप अपने बिजनेस का आर्थिक स्थिति को स्टेबल करने में कैपेबल हो पाते हो इन फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रथा जो है इसके अकॉर्डिंग आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाई रखी जा सकती है। ओके, चलिए फिर अगले प्रथा को देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब सारता या भौतिकता की प्रथा। तो देखिए, ये हमारा अवधारणा का भी हिस्सा रह चुकी है और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। इसके अकॉर्डिंग बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो तथ्य, घटनाएं या व्यवहार बिजनेस पर्पस से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं, केवल उन्हीं का लेखा किया जाएगा, और जो चीज़ें महत्वहीन हैं उनका लेखा हम नहीं करेंगे। यानी कि जो बिज़नेस में चीज़ें या एक्सपेंसेस ज़्यादा मैटर नहीं करते, उनको जस्ट इग्नोर करना है।
ठीक है, यहाँ पे और बाकी थ्योरी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर अब अगली प्रथा को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकरूपता की प्रथा। ओके, तो देखिए इस प्रथा के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का वैल्यूएशन भी करना पड़ जाता है आपको बिजनेस में, लाइक डेप्रिसिएशन लगाना सेट्स पर, या फिर स्टॉक का वैल्यूएशन करना, और जिसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रथा ये बताती है कि एक बार जो मेथड आप अप्लाई कर लेंगे वही आपको फ्यूचर में अप्लाई करते रहना चाहिए। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? तो देखिए हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि जो हमारे करंट ईयर के रिज़ल्ट्स हमें निकले हैं ना, हमारे जो भी रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं उससे, उसका और प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट्स का हम कंपैरिजन कर पाएँ। ठीक है, तुलना करने के लिए उनमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए कि मेथड सेम अप्लाई हुआ हो। मेथड चेंज हो जाएगा तो वो जो वैल्यूएशन है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। हम कंपैरिजन किन चीज़ों का करते हैं? जिनमें सिमिलैरिटी हो, मेथड सेम हो। ठीक है, मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो लेखा विधि में पद्धति यूज़ कर रहे हो उनमें एक रूपता हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए फिर अगली प्रथा को देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा प्रकटीकरण की प्रथा। तो देखिए प्रकटीकरण ये बस ये बताता है कि भाई हमारे जो स्टेटमेंट आप जो भी रेडी कर रहे हो विवरण, वो पूर्ण ईमानदारी से तैयार होने चाहिए। इसके लिए जो भी सूचनाएं हैं ना, जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप बना रहे हो स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड सभी सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए। अगर कुछ संभावित हैं, जो नहीं हुए हैं, संभावित हैं, तो आप एज अ नोट दिखाओगे स्टेटमेंट के बाहर, लेकिन आप सभी को प्रकट करोगे, प्रकट करना चाहिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब विधि अनुरूपता। ओके, विधि अनुरूपता की प्रथा यानी कि कन्फर्मिटी विद लॉ। देखिए इस प्रथा के हिसाब से ना अलग अलग टाइप की अगर बिज़नेस कंपनीज़ हैं या बिज़नेस हैं अलग अलग टाइप के, उनके लिए विधान द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा अलग अलग फॉर्मेट भी डिसाइडेड हैं। तो विधि अनुरूपता दैट मीन्स जो टाइप के व्यवसाय के लिए जिस टाइप का फॉर्मेट हमारे कानून द्वारा तय किया गया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये बस हमें यही बताता है कि हमें निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रखने चाहिए। लाइक देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, बैंकिंग कंपनीज़, बिजली कंपनी, बीमा कंपनी या सामान्य संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए अंतिम खाते या वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इनसे संबंधित अधिनियमों में जो प्रारूप दिए हैं उन्हीं का फॉलो करना चाहिए। सबका अलग अलग है। आपने देखा होगा कंपनीज़ का फॉर्मेट अलग है, वर्टिकल होता है। वैसे आप किए होंगे सिंपल बैलेंस शीट, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, लाइक आपका लाइबिलिटी एसेट्स है राइट एंड लेफ्ट साइड होता है, लेकिन उसमें वर्टिकल है। तो सबका अलग अलग फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करते हुए करना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हमने इस पॉइंट के साथ ही ना अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी कि प्रथाओं के मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस पूरे कंप्लीट टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तैयार हैं आप लोग? चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेखांकन के मूल समीकरण के अनुसार संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व होता है। यदि राम ने 5,50,000 रोकड़ तथा 1,50,000 का माल मदन से उधार लेकर व्यवसाय का प्रारंभ किया, तो कौन सा समीकरण इसमें करेक्ट होगा? तो देखिए रोकड़ यानी कि कैश बिल आ रहा है, उधार लेकर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही आपकी पूंजी यानी कैपिटल के रूप में लगा होगा, है कि नहीं? तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। आई होप आप लोग अपना आंसर गैस कर चुके होंगे। चलिए फिर मैं बता दूं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7 लाख इज इक्वल टू 5,50,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, देखिए यहाँ पे उधार को लेके कंफ्यूज मत होना। को ना एक एंट्री याद होगी, व्यापार आरंभ किया नगद रोकड़ और माल दोनों से, तो उसका आप एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स दोनों चीज़ें आपकी पूंजी के रूप में आ रही है ना बिजनेस में। तो उधार आए चाहे कैसे भी आए, हमें तो भाई कैपिटल से मतलब है, तो दोनों प्लस करके आप टोटल डालते थे कैपिटल का, इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें प्लस हो जाएंगी। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लेखांकन नीति रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ प्राप्ति के अधिकार के मध्य अंतर करती है? तो भाई आपको मैं सीधे लेके चलती हूँ इसके करेक्ट ऑप्शन पे, जो है उपार्जन अवधारणा। ये मैंने आपको डिस्कस किया था अवधारणा में, जिसको कन्फ्यूज़न हो आप वहाँ उसे जाके वॉच कीजिए। ठीक है, वहाँ पे क्लियर था कि भाई कब आप समझोगे कि आपको रोकड़ प्राप्ति हो गई है और कब आप समझो कि अभी प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 है, अब भावी हानियों के लिए प्रावधान हो लेकिन भावी लाभों के लिए प्रावधान ना किया जाए। आप तो इसी लाइन से समझ गए होंगे जिसने भी वीडियो ढंग से देखा है। तो भाई ऑप्शन करेक्ट, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है, रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब खाली जगह दे रखा है कि अवधारणा के अनुसार किसी एक अवधि में जिस लेखांकन नीति को अपनाया जाता है उसे आगे वाली अन्य अवधियों में भी पालन किया जाता है। कौन सी अवधारणा है ये? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। यहाँ पे आपको एक रूपता ध्यान आ रहा होगा, एक रूपता को ही सततता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग है? ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। चलें सीधे करेक्ट ऑप्शन पे। आपने अपना गैस कर लिया, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अब किस अवधारणा के अनुसार केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है? तो कौन सी होती है वो हमारी मुद्रा माप की अवधारणा? तो ऑप्शन में चेक कीजिए, हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। इसको भौतिक मूल्य की अवधारणा भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अब निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन परिपाटी नहीं है? परिपाटी यानी कि कन्वेंशन की बात हो रही है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी, ये तो था ऑप्शन में। रूढ़िवादिता, ये भी हमने पढ़ा। उपार्जन लेखांकन की परिपाटी, ये तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। एक रूपता की परिपाटी पढ़ा है ना हमने। देखिए उपार्जन लेखांकन ना अवधारणा में तो था, लेकिन हमारी परिपाटियाँ यानी कि अभी जो हमने प्रथाएं की हैं उनमें तो नहीं था ना। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, और ये अभी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है TGT में। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देनदार दे रखे हैं 50,000 रुपये के, किस मान्यता के अनुसार अशोध्य ऋण के लिए 5% प्रावधान बनाया जा सकता है? तो आप अपना आंसर गैस कीजिए। कर लिया? चलिए फिर चलते हैं करेक्ट ऑप्शन पे, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, रूढ़िवादिता। आज ही हमने परिपाटियों का जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था उसी में से ये क्वेश्चन बन गया, और देखिए उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल थे ना। मैंने बोला था किसी पर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, एक व्यवसायी ने 25 लाख का माल क्रय किया और 31 मार्च 2014 के अंत तक 70% माल बेच दिया। शेष माल का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए था। उसके अंतिम रहते का मूल्यांकन 7.5 लाख के स्थान पर उसने 5 लाख पर किया। इसका क्या कारण है? तो आपको ध्यान होगा किसमें हम करते हैं कि भाई रहते का मूल्यांकन बाजार मूल्य और लागत मूल्य विच एवर इज़ लेस उस पर करना चाहिए। उसी को फॉलो किया होगा, तभी तो इनमें से कम वाला प्राइस वो ले रहा है। और ये किस प्रथा के अकॉर्डिंग था या किस अवधारणा के अकॉर्डिंग था? बताइए, गैस कर लिया आपने अपना आंसर? चलिए फिर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, रूढ़िवादिता। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकल व्यवसाय के व्यक्तिगत यातायात व्ययों को व्यवसाय के खाते में नहीं चार्ज किया जाना चाहिए। इसका कारण कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग है? देखिए यहाँ पे कह रहा है व्यवसाय के व्यक्तिगत चार्ज, यानी कि निजी उसकी बात हो रही है, ये व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, और उसको हम व्यवसाय के खातों में नहीं दिखाते। बेशक वो आपका व्यवसाय ही क्यों ना कर रहा हो एक्सपेंस, यानी मालिक ही क्यों ना कर रहा हो, फिर भी नहीं दिखाते। तो किस अवधारणा के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाता है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा या पृथक सत्ता की अवधारणा। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। मूल लेखांकन समीकरण कौन सी थी? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। ध्यान है आपको? तो वो समीकरण किस पर आधारित है, कौन सी अवधारणा पर? गैस कीजिए अपना आंसर। कर लिया? चलिए मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ, जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोहरा लेखा प्रणाली यानी द्विपहलू अवधारणा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अब हमारा, हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल ना हो जाए उसको लेखाबद्ध ना करना किस सिद्धांत का हिस्सा है? ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बट हम इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे अवधारणा पूछा था, यहाँ पे सिद्धांत पूछा है, और इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी ने गैस कर लिया होगा। मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
सी है यहाँ पर रूढ़िवादिता। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी के एग्ज़ाम में, टीजीटी कॉमर्स में। तो देखिए यहाँ पर बस सिद्धांत की बात आ गई और मैंने आपको बोला था कि कुछ हमारी अवधारणाएं हैं जो सिद्धांत में भी मिलेंगी, अवधारणाओं में भी मिलेंगी और प्रथाओं में भी मिलेंगी। तो रूढ़िवादिता तीनों में मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ इसके MCQs भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको आगे भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ठीक है, फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।